अस्सलाम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फोर्थ पिलर चैनल 5 से। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मंजूर अहमद। हुकूमत ने शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात का इंदिया दिया है और वफाकी वज़रा का कहना है कि वो नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस पर यह देखना है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है या उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं दो बयानियों के हवाले से, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर राना मकबूल साहब। राना साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। सर राना साहब ये फरमाइएगा, ये जो कल कहा है प्राइम मिनिस्टर ने और वफाकी वज़रा ने भी कि शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ हुकूमत मुज़ाकरात करने को तैयार है लेकिन नवाज शरीफ से नहीं, तो पार्टी के अंदर क्या अमूमी क्या रद्द अमल है इस हुकूमती पेशकश के बाद? मलिक साहब, इट्स टोटली होक्स कॉल। कभी वो आज तक मुज़ाकरात में सीरियस हुए हैं? दीज आर ऑल गिमिक्स कि जी फलां हमारे से मुज़ाकरात करे। किसके साथ मुज़ाकरात, किस चीज पे कर ले? कभी उन्होंने कोई सही बात की है आज तक? लॉ के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में, हर चीज तो ऑर्डिनेंस के जरिए चला रहे हैं, विच इज अगेंस्ट लॉ, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। असेंबली सेशन चल रहा हो, सेनेट चल रहा हो, ऑर्डिनेंस लगा देते हैं। तो दिस टोटल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी हम्बल राय है कि कोई ये सीरियस इन्विटेशन नहीं है फॉर नेगोशिएशन एट ऑल। ये ऐसे ही डिवाइड पैदा करने के लिए हम उससे बात करेंगे, उससे भाई जो लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है, सारे उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू ओवरलुक मियां नवाज शरीफ एंड हाउ कैन यू ओवरलुक मरियम नवाज एंड हाउ कैन यू ओवरलुक मियां अपना मौलाना फजलुर रहमान? दिस इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। ये एक ऐसे ही है जैसे आप बात कर the sake of it. इसलिए this offer should not be taken seriously. अच्छा राना साहब ये फरमाया कि क्या वाकया आपकी जमात में दो बयानियों के हवाले से वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है? क्योंकि आपके जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान है मोहम्मद जुबैर साहब, वो कहते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द मुस्लिम लीग नून लीडरशिप। ये जो नैरेटिव है इस पे वाकया वाज़ेह इख्तलाफ मौजूद है। देखें जी, एक सोच का, दलील का मुख्तलिफ होना अलग बात है, लेकिन इख्तलाफ राय को इख्तलाफ में बदलना और बात है। बाप बेटों की राय मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, लेकिन फाइनल वर्ड जो है वो बाप का होता है। इसलिए सिंस ही इज अ लीडर, दिस विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, और बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी 2-4 दिन में। आप देखेंगे कि आगे क्या करना है। कि अब उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, वो फिर भी देते रहेंगे। हम अपनी ओपिनियन देते हैं, हमारा वो स्टेचर नहीं है पार्टी में, लेकिन हम टिका के डिसएग्री करते हैं जब कोई बात होती है। ये कोई बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज में ही होता है। तो अगर कोई कहता है कंफ्यूजन होती है तो ये उसकी अपनी परसेप्शन है या अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज है। मैं लाजमी तौर पर समझता हूँ ये बड़ा हेल्दी है कि अगर एक पार्टी में मुख्तलिफ तरह के राय का बाद में कंसेंसस हो जाए। अगर कंसेंसस नहीं भी होता लेकिन पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है तो एवरीवन हैज टू कंप्लाई विद द पार्टी लीडरशिप डिसीजन। आपको देखा, आपने शहबाज साहब ने कहा कि मैं तो वही करूं। अच्छा राना साहब ये फरमाइएगा कि ये जो वफाकी वज़रा कहते हैं कि मरियम नवाज और फजलुर रहमान सिस्टम में नहीं है, इसलिए उनसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है और ना हुकूमत करना चाहती है, आप वाकई समझते हैं वो सिस्टम से बाहर? नहीं, बिल्कुल सिस्टम के बाहर नहीं है। वो तो मेन स्टे है सिस्टम का। मरियम नवाज की बात करते हैं, शी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री। जिस तरह वो क्राउड पुल करती है, जिस तरह येलिंग क्राउड केम ओवर इन आवर कैंपेन, तो आप उसको आप कैसे एक पॉपुलर लीडर को बाहर कैसे रख सकते हैं? इनके कहने से तो बाहर नहीं होगा, बिकॉज शी इज अ डेंजर पर्सन फॉर ऑल ऑफ देम। उन्हें पता है कि अगर फेयर इलेक्शन हो गया ना तो शी विल स्वीप द इलेक्शन, सबको पता है। उनका दिल भी कह रहा है, असेसमेंट भी यही है। इसलिए उनको बात नहीं थी, वो कहने से सुने ना, किसी के कहने से एक पॉलिटिकल फोर्स फायर होती। पॉलिटिकल फोर्स की जो बेस आवाम में होती वो आपको नजर आ रही है जिस तरह है। सारे गिमिक्स करने के बावजूद भी शी इज अ वेरी लाउड वॉइस। एंड इसी तरह नवाज शरीफ है, फजलुर रहमान इज अ लीडर ऑफ अ पार्टी और पीडीएम के वो चेयरमैन है। आप उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? उसकी स्ट्रेंथ आपने देखी है हर जगह पे। तो पॉलिटिकल लीडर्स को जब आप निगेट करेंगे तो ये सर्विस नहीं होगी, मुल्क की डिसर्विस होगी। इनको एक इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए सबके साथ कंसल्टेशन की जरूरत है। दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स इन द पॉलिटिकल milieu of the country.
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل ہی ناپائیدار قسم کی ہے. ہاں البتہ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی کمیٹی بناتے ہیں, کوئی ڈسکشن کرتے ہیں, جو کبھی بھی سیریس نہیں ہوئے, جو سسٹم آرڈیننس کے اوپر وہ چلاتے ہیں روز, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑی افسوسناک بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ان سیشن ہو آرڈیننس بھی بالکل عجیب و غریب قسم کے جو دیتے ہیں, بعد میں وہ بیک فائر بھی کر جاتے ہیں. جس سے اب لا پاس کراتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ کمیٹی میں بھی نہیں جاتا, اور پھر وہ اس پہ پوری تھریڈ بیئر انالیسس بھی نہیں ہوتا, اور وہ ہاؤس میں بھی ووٹ اپ نہیں ہوتا, وہ پاس کر کے تو آگے ہمارے پاس سینٹ میں بھجوا دیتے ہیں. اور اس طرح کی جو کیفیت ہے یہ بالکل ایک طرح سے پارلیمنٹری لا لیسنس کی کیفیت پر رکھی ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں اس کا فائدہ کسی بھی کو بھی نہیں ہوگا, اور ملک کو سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوتا ہے اگر آپ قانون کے ساتھ اس طرح کھیلیں. تو رانا صاحب یہ فرمائیں کہ الیکشن کمیشن کے ارکان کے حوالے سے جو حکومت کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات ضروری نہیں ہے, جبکہ یہ ملاقات ماضی میں ہوتی رہی اپوزیشن لیڈر اور مختلف وزرائے اعظم کے درمیان, چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو, نیب کا معاملہ ہو, الیکشن کمیشن کے ارکان کا معاملہ ہو, تو اب یہ حکومت کیوں کہتی ہے کہ یہ ملاقات ضروری نہیں ہے؟ ملک صاحب یہ آپ کانٹرڈکشن یہی دیکھ لیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو صرف پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے, ہی از دا اپوزیشن لیڈر جن کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہے, اور اپوزیشن لیڈر سے بھی اگر ملاقات ناممکن ہے یا ناجائز ہے کہ قانون کے لحاظ سے, تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے, دس از دیئر اون اپریسیشن آف لا. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ایتھکس ہے ڈیموکریسی کی اس کے مطابق نہیں ہے. یہ تو ایک آٹوکریٹک ویو ہے نا جی, کوئی ضروری نہیں, ان کا کیا جائے گا, نہ ملاقات ہوگی, ذاتی طور پہ شہباز شریف کو اس چیز کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے, ملک کا ہوتا ہے. اپنی اپنی ایگو اور اپنی اپنی انا کو پالتے رہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں. یہ کہاں کی دانائی اور کہاں کی وزڈم ہے؟ اس لیے تو حوصلہ رکھنا چاہیے. اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اینڈ از دی پریزیڈنٹ آف دی لارجسٹ پارٹی ان دا کنٹری, جو جینوئن لارجسٹ پارٹی ہے, آپ اسے کہتے ہیں ہم اسے ملیں گے, نہ ملیں گے تو اس سے کیا, اس کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو پڑے گا, نقصان تو ہوگا لا کو اور اس اصول کو اور اس انسٹیٹیوشن کو جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھے مدد تک کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی کوئی غیر پختہ سی اپروچ ہے, وہ پختہ اپروچ نہیں ہے. تو رانا صاحب یہ جو الیکٹرانک مشین ہے اس کے معاملے پہ, انتخابی اصلاحات کے معاملے کے آپ کی جماعت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا واقعہ حکومت سنجیدہ ہے آپ سے بات چیت کرنے میں؟ دیکھیں, ایک تو حکومت کی سنجیدگی تو آپ کو پتا ہے, آپ نے بھی دیکھ لی, سب نے دیکھ لیا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. ٹرسٹ اپوزیشن کی اس کے اوپر جس طرح 2018 ہوا تھا رات کو, تو یہ میکینیکل آپریشن تھا نا, تو اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے اور اس کو مس یوز کیا جائے گا. تو لیٹس ڈے ہم کریں گے, میٹنگ کریں, دے شوڈ کنونس اینڈ پرسویڈ دی اپوزیشن. اگر وہ کنونس کر لیتے ہیں اپنی دلیل کے ساتھ, ڈیمونسٹریشن کے ساتھ, اور جو انجینئر یا ٹیکنیشین یا سائنٹسٹ ان کی طرف ہے وہ بھی اس کو اپروو کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر یہ سائنٹیفکلی ادروائز پریکٹیکلی یہ پریکٹیکیبل نہیں بنتا تو پھر نہیں ہو سکے گا. پر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے بریج ہو سکتا ہے سر, اور مین آپ کے کنسرن کیا, خدشات کیا الیکٹرانک مشین کے حوالے سے؟ مس یوز آف دی مشین, مس یوز آف میکینیکل اسسٹنس. میں نے ابھی مثال آپ کو دی ہے 2018 کی الیکشن کی, جو مشین جو میکینیکل آپریشن تھا نا, جو رات کو ہوا تھا لیٹ نائٹ, تو جب سارا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا تھا اور پھر سارا کچھ اس میں ہوتا رہا. اس لیے اس چیز کو ایک تو گورنمنٹ کو اپنے کریڈینشیل پروو کرنے پڑیں گے کہ ہم ایمانداری سے ٹھیک کریں گے. دوسرا, مشینوں کی وائبلٹی کیا ہے, دونوں طرف کے انجینئرز, ٹیکنیشین, سائنٹسٹ اس کو ایگزامن کریں, ایگزامن کرنے کے بعد اس پہ فیصلہ کریں. اب یک طرفہ رولنگ سے تو یہ نہیں ہوگا جب تک اپوزیشن جو ہے وہ کنونس نہیں ہوتی اباؤٹ دا وائبلٹی آف دیٹ مشین, تو اس وقت تو مشین کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اگر واقعی وہ اتنی میرٹ والے انیشیٹو ہے اور کنونس کرتے ہیں, وہ پرسویڈ کر لیتے ہیں اپوزیشن کو, تو فرض نہیں, اور پھر آئندہ کے لیے احتیاط بھی برتتے ہیں. یہ جو دکے شاہی ہوتی ہے نا, اس سے کام زیادہ خراب ہوتا ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے.
लॉ को और ये खासतौर से इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसको ईमानदारी से आगे चलाना चाहिए, जो होता है हो जाए। वो तो आपको पता ही जैसे हो रहा है, जैसे आपने देखा है पिछले सारे इलेक्शन में। तो ये जो फैशन है ना और स्टाइल ऑफ पार्टिसिपेटिंग चाहिए, ये बड़ा मसला ये है जी। तो राना साहब ये बताएं कि ये जो शेख रशीद ने दावा किया है कि जो शहबाज शरीफ की सियासत ये मफाहमत की तरफ जाएगी और रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाएगी, तो क्या उनके इस बयान में कुछ सदाकत देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो पार्टी ने फैसला करना है कि उन्होंने थोड़ा करना है। ये तो हम गेस्ट गिवेड जितने मर्जी कहते रहे, लेकिन मैं नहीं समझता कि बगैर कंसेंसस के और लीडरशिप के ओवरऑल जो कलेक्टिव थिंकिंग के कोई फैसला हो सकेगा। और अगर उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फाबिया अंडरस्टैंडिंग फॉर द बेटर रिलेशनशिप हो जाती तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो फिर उसमें प्रॉब्लम तो होंगे। लेकिन ये कह देना कि पार्टी का एक हिस्सा है, दो हिस्से, हालांकि ये लोग मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आपको पता है कि मुशर्रफ ने कितनी कोशिश की, एब्सोल्यूट पावर थी उसके पास, उसने सारे निजाम को तलछट करके रख दिया था। इसके बावजूद मुस्लिम लीग की लीडरशिप आई, मियां नवाज आए, दोबारा इलेक्ट हुए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए अब यही रिपीट हो रहा है। ये उन्होंने जो है इतनी तकालीफ भी उठाई, अब भी उठा रहे हैं। यही है फाइनली कि दी पॉपुलर पार्टी विल कम इनटू पावर, दे विल टेक ओवर द पावर एंड द सर्व, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स ऐसे हैं। तो मैं आपको अर्ज करूं कि आप एक देख लें, सारी और मिसालें हैं। मियां नवाज ने मोटर आई, अब लोग दुआएं लेते जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ एक आदमी पेशावर से चले और बाय रोड कराची जाने की हिम्मत करे। अब उन्होंने वो उन्होंने 2.5 साल में बनाई है, अब बननी है। एक ईंट ये 3 साल में नहीं लगा सके। भाई आप एनालिसिस तो करें इनकी कार्रवाई का क्या कर देगा। सारे मुल्क में कहीं एक ईंट नहीं लगा सके। तो भाई मीडिया का इस्तेमाल जो है बड़ी फरावानी से हो रहा है, दावे बड़े हैं लेकिन दावों की जो है तकमील नहीं हो रही। मेरा जाती ख्याल ये है कि हमारे दोस्त जो है ये इम्प्लीमेंटेशन की जो साइंस है उससे नावाकिफ है, इन्हें पता ही नहीं है कि चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अलबत्ता दुश्मन तराजी और वो गालियों की टेप ऑन हो जाती है और फिर डिक्शन का जो इस्तेमाल होता है, जो मिर्सी होती है, अलफीज अलिमान। बात यह है कि ऑन ग्राउंड आप क्या करेंगे। इन्फ्लेशन की आप हाल देख ले मलिक साहब, आज फिर जो घी 3 दिन पहले 90 रुपए किलो बढ़ा था, आज फिर 34 रुपए किलो और बढ़ गया है। ऑयल इसी तरह बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गई है, वेजिटेबल्स बढ़ गई हैं, आटा बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, दवाइयों की 500 गुना तक दवाइयां बढ़ गई। लोग जाए कहाँ? लोगों के मसाइल तो देखिए, बिजली किस तरह उसकी कीमत चढ़ती जा रही है। मतलब कोई रिलीफ तो दे है ना अवामुन्नास को, सिर्फ बातों से काम नहीं करता। फिर साथ कह रहे हैं कि जी ये तो सबसे ज्यादा चीपेस्ट कंट्री है, मोस्ट इन एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। वो खुदा का खौफ करें। चीपेस्ट होगा जिनके पास डॉलर है, चीपेस्ट होगा जिनके पास पाउंड है, जिनके पास यूरो है, जिनके पास पाकिस्तानी करेंसी है जो सबसे ज्यादा कम वैल्यू की करेंसी बना दी गई है सारी दुनिया में। उनके यार हमारे अगर हिसाब किताब इस तरह का है हमारे पॉलिटिशियंस का, तो फिर अल्लाह हाफिज़ फिर क्या निजाम नहीं चलेगा। तो ये नहीं एनालिसिस कर सकते कि चीपेस्ट कैसे हो सकता है। परचेसिंग पावर के साथ उसको कंपेयर करते हैं ना। परचेसिंग पावर तो आपकी है नहीं, आपको 85 रुपए किलो आटा मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे आप? तो आप किसी का बजट किसी आदमी का 20,000 का 15,000 का बना, लेकिन वो फाकों की बात है, खुदकुशियों की बात है। इस चीज को बहुत सीरियसली ये तो हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक हमारे अफेयर्स हैं, हुकूमत की जो पुअर परफॉर्मेंस है। खारजा महाज पे भी बेशुमार चैलेंजेस मौजूद हैं। आप मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी किस नजर से, बिलखुसूस अफगानिस्तान के तनाजर में इस वक्त रीजनल जो सिचुएशन है उस तनाजर में? देखिए खारजा पॉलिसी एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो पावर जिसने अमेरिका जैसी और सारे नेटो कंट्रीज को हरा दिया है, वो पावर भी बहुत बड़ी है और बड़ी इंटरमिटेबल है। उनके साथ तो बड़ी डिस्क्रीटली उनको हैंडल करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ,
لیکن कॉमन सेंसिकली मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए बहुत ज्यादा बोथ द ग्रुप, गवर्नमेंट के साथ भी उनकी जैसी भी गवर्नमेंट है और तालिबान के साथ। पहले हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तालिबान के साथ, इनकी मुशर्रफ की पॉलिसी की वजह से उसने उनकी उंगलियों पर रक्स किया अमेरिकन की, और उन्होंने को भी नाखून चने चबा दिए और हमारा भी बड़ा नुकसान किया। इसलिए रेपो जो है वो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होगा। आप मुख्तलिफ तरीके से करें, डिप्लोमेटिकली करें, जो मजहब के लोग हैं, क्योंकि बेसिकली वो मजहबी कम्युनिटी है, उनको आप इसके अपने साथ रखें, लॉन्च करें, और एक ब्रदरहुड का जो है की कैफियत पैदा हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि बेहतर सूरत हाल होगी। क्योंकि अब वो बड़े बड़े मुल्कों को शिकस्त देने के बाद अब वो फाते हैं, तो फाते वही सलूक करना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। तो रेपो, कम्युनिकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी इन पार्लेज एक्सेट्रा, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन इसके अलावा नहीं है। अच्छा राना साहब, आखिर में ये फरमाइएगा कि ये जो कोरोना की 4th वेव है, इसके तनाजुर में हुकूमत ने जो फैसले किए हैं लॉकडाउन के, मुल्क की मैशियत पे इसके असरात, और ओवरऑल आप समझते हैं कि हुकूमत ये जो कोरोना वायरस है इससे निपटने के हवाले से जो बुलंदबाज़ दावे गवर्नमेंट कर रही है कि हम बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, और डिस्पाइट कोरोना हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े पॉजिटिव हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे? इंडिकेटर्स को आप फिगर वर्क को आप जो मर्जी कह लें, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, उसका पूरा एनालिसिस जो है, क्या ये इंडिकेटर से अवाम नास को फायदा है? अगर इंडिकेटर यही है जो कहे जा रहे हैं, क्या रोजी रोटी में कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, बल्कि हालात एग्रेवेट हुए हैं। अलबत्ता चैलेंज बहुत बड़ा है, और इसमें जो अवेयरनेस के लिए मैं समझता हूँ ये मेहनत हो रही है कि लोग अपना जो प्रोटोकॉल है, मास्क हैं और सैनिटाइजर्स हैं, मिक्सिंग है, सोशल डिस्टेंस है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ये तो घर घर एजुकेशन जो है यही है, लोग भी कर रहे हैं, और अच्छा है, ये मीडिया भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि NGOs और ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं। हाँ, अलबत्ता ये जो है कि लॉकडाउन अगर उस तरह करेंगे तो उसके रेपरकशन तो हैं, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने सिर्फ 8 दिन के लिए किया, जिसमें 4-5 दिन गुजर गए हैं, और वो भी उस तरह का बिल्कुल एयर टाइट लॉकडाउन नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन भी है। इसलिए मिक्सचर जो है लॉकडाउन का और स्मार्ट लॉकडाउन का, वो हेल्पफुल होगा, लेकिन मेन जो है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को जिम्मेवारी का मुजाहरा करें, और वैक्सीन की जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। अगर वैक्सीन अवेलेबल हो और उसको सिस्टमेटिकली लोगों को इंजेक्ट किया जाए, तो ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। जिन जिन मुल्कों में वैक्सीन लगी है वहां सूरत बेहतर हो गई है, और यहाँ भी मुझे बताया जा रहा है, मैं भी गया था अपने घर के एक फर्द को वैक्सीन लगवाने के लिए, मैंने तो पहले लगवा ली थी, तो बताया जा रहा था कि जी कोई 1 से 2% अफेक्ट हो रहे हैं वैक्सीन वाले। अगर उन पे वायरस का अटैक भी होता है तो वो ज्यादा सीरियस डिजीज और फिर फाइनली अल्लाह के फजल मौत से महफूज रहते हैं। इसलिए वैक्सीन सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, और फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कि वो हर एक बंदे तक पहुंचाए। तो हमने सुना था कि मोबाइल, अभी तक वो मोबाइल स्टार्ट नहीं हुई, घरों में जाके वो स्टार्ट नहीं हुई, एक प्लान तो है। इस तरह वैक्सीन यूं लगती जाएगी, इसकी जो है बेहतरी आती जाएगी, इस मुश्किल को फाइनली अल्लाह हल कर दे। जी बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, आपका शुक्रिया कि आपने शिरकत की प्रोग्राम। जी नाज़रीन, अभी अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा सेनेटर ज्ञान चंद साहब। अच्छा ज्ञान चंद साहब, ये फरमाएगा कि क्या वजह है कि हुकूमत सियासी इत्तफाक राय पैदा करने में अहम कौमी इशूज पे अभी तक नाकाम है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम इंतखाबी इस्लाहात, दीगर अहम कौमी मामलात पे बातचीत भी अपोजिशन से करना चाहते हैं, तो मेन आपके खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब हम कहते हैं ना नालायक और नाहिल, उसके पीछे वजह यही है कि इस गवर्नमेंट ने अपने हाउस के अंदर, जो नेशनल असेंबली का हाउस है या सेनेट का हाउस है, उसके अंदर भी कंसेंसस पैदा नहीं कर पाई। पूरी कौम को किसी भी इशू पे, यहाँ तक के कश्मीर इशू पे भी गवर्नमेंट की नाहली जो सामने आई कि वो कंसेंसस पैदा नहीं कर पा रही है। लेकिन वो एक ऐसा इशू था
جس میں سب پارٹیز نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا اور کوئی پارٹی جو کی پارٹیشن ہے اس کو تو نہیں دیکھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں خاص طور پہ عمران خان ہیں ان خود کی نااہلی ہے کہ وہ اپنے ہم وطن ساتھیوں کو ہم وطن جو پارٹیز ہیں جس ہاؤس کے وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس ہاؤس کی جو ممبران ہے اور پارٹیز ہے اور پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سے وہ بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو جب آپ بات ہی نہیں کریں گے تو کنسنسس پیدا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ صرف ایک محاذ نہیں ہے, کوئی بھی محاذ آپ اٹھا لیں, معیشت کی طرف آپ دیکھ لیں, آپ کرپشن کو کنٹرول کرنے کی طرف دیکھ لیں, آپ بجلی کے بحران کو دیکھ لیں, ہمارے جو پانی کے ایشوز ہے صوبوں کے بیچ میں اس میں بھی یہ ہم آہنگی پیدا نہیں کر پائے تھے. تو مجھے تو کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا ہے جس پہ پی ٹی آئی کی اس حکومت نے عمران خان نے کہیں پہ بھی اسٹیٹ مین کا کردار ادا کیا ہو اور پوری قوم کو ساتھ میں لیا ہو, اعتماد میں لیا ہو. تو جیسے تیسے وہ چل رہے ہیں, ان کو چلایا جا رہا ہے, تو کٹ پتلی تو ہے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسٹر عمران خان کی رہنمائی میں یہ ملک پیچھے گیا ہے, آگے نہیں گیا ہے. اللہ خیر کرے. اب یہ 3 سال تو گزر گئے ہیں, تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تب یہ بتائیں کہ ایک طرف بہت بیڈ گورننس ہے, انفلیشن ہے, ان امپلائمنٹ ہے اور دیگر اہم قومی ایشوز ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی تو المیہ ہے نا جی کہ گزشتہ 3 سالوں میں اپوزیشن کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہی نہیں ہو سکی. وہ چاہے پی ڈی ایم کا ہو, کچھ اور ہو, حکومت کے خلاف تحریک ہو, استعفوں کا معاملہ ہو, ایجیٹیشنل پالیٹکس ہو. تو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی تو کنسنسس نہیں ہے. کیا یہ بھی آپ کی کمزوری نہیں ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن کی جماعتیں ایشو ٹو ایشو ساتھ ہیں. ایک پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد بھی بنا اور اس نے اس گورنمنٹ کے جو کارکردگی ہے اس کو ایکسپوز کیا اور ملک کے جو رائے عامہ ہے اس کو ساتھ لیا. عام کچھ جب مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, جماعتوں کی پرائرٹیز اپنی ہوتی ہیں, ان کے منشور اپنے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ ہر جگہ پہ ساتھ کبھی بھی مختلف پارٹیز نہیں رہتی ہیں. تو لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو نااہلی ہے, عمران خان کی جو بیڈ گورننس ہے, اس کو ایکسپوز کرنے میں اپوزیشن پارٹیز کامیاب ہوئی ہیں. اور اپوزیشن پارٹیز نے جب ایک دفعہ بھی مل کر بیٹھی تو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ سینیٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شکست دی, سینیٹ کے اندر چیئرمین کی الیکشن میں بھی شکست دی. وہ الگ بات ہے کہ کسی طرح سے ووٹوں کو خارج شو کر کے چیئرمین کو کنٹینیو کروایا گیا, وہ الگ چیز ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن نے تو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس معاملے میں. باقی جب حکومت کام نہیں کر رہی ہے اور حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے چلایا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ پوری جو ہے باقی اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے, اور باقی سب فیکٹرز جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا پالا ہوا ایک ہے. تو اس کے جو پرائم منسٹر نے کل کہا ہے کہ مجھے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی, لیکن یہ دونوں جماعتیں انتہائی کرپٹ ہیں اور ان کی کرپشن کی وجہ سے میں نے اپنی جماعت بنائی. تو آپ کی جماعت پہ جو ایلیگیشن انہوں نے لگائے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا رسپانس, کیا رد عمل کیا ہے؟ ان کے جو ان کے بنانے والے, ان کے مائنڈ سیٹ کے جو مینٹر ہیں جنرل ضیاء, اس کے دور سے پیپلز پارٹی پہ تو الزامات لگتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی کی لیڈرشپ کو ہمیشہ جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو پھانسی پہ بھی لٹکایا گیا, کارکنوں تک کو کوڑے بھی لگائے گئے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو عمران خان کر رہے ہیں, یہ وہی بولی طوطے والی بول رہے ہیں جو ان کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے ان کو سکھائی ہے. باقی یہ اپنی پرفارمنس کی بات کریں نا, پیپلز پارٹی پہ الزام لگانے سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ 3 سال کی گورننس میں انہوں نے کون کون سی تباہیاں مچائی ہے. کیا معلوم جفا کا کوئی حساب دے چکا ہے؟ کیا علیمہ باجی کو ایمنسٹی نہیں دی گئی؟ کیا بلین ٹریز میں انہوں نے بہت سارا مال نہیں کمایا؟ کیا بنی گالا کا ہاؤس کو ریگولرائز کیا, باقی لوگوں کے گھروں کو مٹا دیا گیا؟
ये सब सच नहीं है। चीनी चोरी में कौन मुलवस है, वो इनके दोस्त नहीं है। दवाइयों का स्कैंडल जो आया, दवाइयों की इतनी जो महंगाई है, वो उनके क्रोनीज नहीं है जो सब कुछ कर रहे हैं। और फिर हमारे एग्रीकल्चर कंट्री में चीनी का बहरान हो, गंदम का बहरान हो, तो इससे ज्यादा करप्ट कौन हो सकता है? सब माफियाज लगा बैठे हैं, करप्शन लगा के बैठे हुए, सब के सब वो लोग तो इनके बनीगाला हाउस में पनाह लिए हुए हैं। तो ये इमरान खान का बनता नहीं है, लेकिन वो बड़ी ठट्टाई से झूठ बोलना जानते हैं, तो वो झूठ बोलते रहेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फोर्थ पिलर चैनल 5 से। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सेनेटर ज्ञान चंद साहब, आपका तल्लक है पाकिस्तान पीपल पार्टी से। सेनेटर साहब ये फरमाएगा कि जो बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की पेशकश की है, तो क्या उनकी इस ऑफर के बाद हम देख सकते हैं कि दोबारा कोई कंबाइन अपोजिशन, कोई एक ग्रेट अलायंस बन सकता है, या इसकी पॉसिबिलिटी अब कम है? बिलावल साहब ने सब अपोजिशन जमातों को दोबारा जमा होने के लिए कहा है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि जो एजेंडा हमने दी थी, अगर आपको वो तस्लीम कर सकते हैं। आप लोग तो पीडीएम को इसलिए तोड़ा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने पीडीएम को भी तोड़ दिया, इस्तीफे भी नहीं दिए। अगर जब वो इस्तीफे नहीं दे रहे हैं तो बाकी तो पीपल्स पार्टी और बाकी जमायतों में कोई इख्तलाफ था नहीं, तो क्यों ना उन्हीं टर्म्स और कंडीशंस में जिनकी वजह से पीडीएम बनी थी दोबारा साथ बैठा जाए, और जिस वजह से टूटी थी उनको छोड़ दिया जाए। जो हमारे सब जमातें उसको इस्तीफा वाले ऑप्शन को छोड़ चुकी है, स्पेशली नून लीग जिसने बड़ी तनकीद की थी, वो भी अब इस्तीफों की बात नहीं कर रही है। तो पहले भी पीडीएम बनाने में बिलावल भुट्टो ने बड़ी मेहनत की थी, और सब पार्लियामेंट्री लीडर्स जो है अपोजिशन के, उनके एक एक के घर पे 2-2, 4-4 बार उन्हें चक्कर लगाए थे। अभी भी इस मुल्क के मफाद में, इस नाहल बैड गवर्नमेंट के को हटाने के लिए, और आइंदा भी इनसे मुल्क को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ती है, तो बिलावल साहब अपने ईगो को नहीं देखेंगे, किसी के पास भी चले जाने में आर महसूस नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि उनमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो दोबारा बाकी जमातों को भी इकट्ठे कर लें। लेकिन सर, क्या पीडीएम में पीपल पार्टी की वापसी के अब कोई कुछ भी पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं? बाहर तो ऐसा लग रहा है कि जो अब मुस्लिम लीग नून या जेयूआई फे का रहनुमा, जो पीडीएम के प्रेसिडेंट भी है मौलाना फजलुर रहमान, उनके बड़े सख्त रिएक्शन के बाद वापसी के इम्कान तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में कोई इस सिलसिले में अभी भी कोई बैकडोर राब्ते जारी है? देखिए, सियासी लोग हैं, आपस में बातें तो करते रहते हैं, मौलाना साहब से भी पुराने ताल्लुकात भी रहे हैं और बातें होती रहती है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अब जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो हम यकीनन पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मुकाबला होना है पीजीआई के साथ साथ, तो हर एक अपनी अपनी सिर्फ बंदी कर रहा है। आप सिंध में देखेंगे तो मौलाना साहब जो पीडीएम का इल्जाम पीपल्स पार्टी पे देते हैं, वो पीटीआई के साथ सिंध में इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। सिंध के जो इनके अमीर हैं उन्होंने पीटीआई के साथ हाथ मिला के रखा हुआ है। फिर कश्मीर से भी कुछ ऐसी खबरें आई कि मौलाना की पार्टी ने पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। तो फिर भी हम समझते हैं कि अपोजिशन जमातों को मिल बैठना चाहिए, कॉमन एजेंडा कोई एक भी हो उस पर भी काम करना चाहिए। अपने सियासी मफादात अपनी जगह पे, अपने मुल्क की मफादात के लिए मैं समझता हूँ कि ये सब सीजन्ड पॉलिटिशियंस है, वो साथ बैठ सकते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब जो है उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इन सब को साथ बिठाए। आगे देखते हैं कि क्या बनता है। तो हुकूमत ने अभी दोबारा अपोजिशन को दावत दी, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर जो कानूनी मामलात हैं, दस्तूरी मामलात है, लेजिस्लेशन कानून साजी, तो इसमें कोई वाकई आपकी पार्टी के अंदर रियलाइजेशन है? आप हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, या एक डेडलॉक की कैफियत रहेगी आगे भी, जो माजी में भी हमने देखा?
देखिए, पार्टीज होती इसलिए हैं कि जो भी पब्लिक के इम्पोर्टेंस के इश्यूज हों उन पे वो अपनी जदोजहद करें, अपनी कोशिशें करें ताकि उन पे अमल हो सके। इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, ये इकोनॉमी के रिफॉर्म्स हो, बाकी मुल्क की मफाद में जो भी रिफॉर्म्स हो या कोई तब्दीलियां लानी हो, तो हमेशा संजीदा पार्टियां उस पर कोशिशें लेती हैं। वो उस तरह जिस तरह से पीटीआई लेती है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, वो संजीदा पार्टियां नहीं करती है। तो मैं समझता हूं कि जरूरत तो सिर्फ पीटीआई की नहीं है, सब जमायतों की जरूरत है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। इसके लिए पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश रही है, क्योंकि धांधली का शिकार हमेशा पीपल्स पार्टी रही है। आज भी हम समझते हैं कि हमारा वोट बैंक अच्छे खासे तादाद में पूरे मुल्क में मौजूद है, लेकिन वहाँ पे सीटें मैनेज की जाती हैं, लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए पीपल्स पार्टी की हमेशा प्रायोरिटी रही है और अब भी पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के तरफ कदम बढ़ाया जाए, उसमें जितना भी अच्छाई पैदा की जा सकती है उसके लिए कोशिश की जाए और उस पर अमल किया जाए। इसलिए कोई भी हदबंदी नहीं है कि किसी से बात करनी है कि नहीं करनी है, अच्छाई के लिए किसी से भी बात हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को कल्चरल एक्टिविटी और दीगर और इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू करने के हवाले से हुकूमत ने कोई फैसला मौखर तो कर दिया है, लेकिन इस पे आपकी पार्टी के बड़े शदीद खदशात सामने आए थे। तो आप नहीं समझते कि अगर सकाफती और दीगर सरगर्मियों के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस को मुख्तास किया जाता है तो रेवेन्यू तो हासिल किया जा सकता है? आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं समझता। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान के अंदर बाकी हमारे माशाल्लाह अच्छी खासी पीएसडीपी है। वो अलग बात है कि रेवेन्यू कलेक्ट ना करने की वजह से इस गवर्नमेंट ने पीएसडीपी में कट लगाया है, लेकिन हमारे एक बना हुआ है, एक ये सिंबल है, नेशनल सिंबल है। प्राइम मिनिस्टर हाउस कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप उसको रोजाना चेंज करते रहे। प्रेसिडेंट हाउस भी एक सिंबॉलिक हाउस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक ओहदे पे जो है उनका हाउस है। तो वो उनके सिर्फ रहने के लिए नहीं होता है, उनके बाकी पूरी परफॉर्मेंसेस के लिए, इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक जो भी इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए मुख्तलिफ ऑफिस भी उसके अंदर काम कर रही होती है। ये फिजूल का नहीं होता है। अच्छा बना हुआ है, इमरान खान को वो तकलीफ है तो वो अलग बात है, क्योंकि अच्छाई इनको पसंद नहीं आ रही है। बाकी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस ही रहना चाहिए। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, बाकी मुल्क में डेवलपमेंट्स के लिए इजाफी चीजें करके उसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने तो कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउसेस को मैं पार्क्स बना दूंगा। हमारे डिप्टी कमिश्नर के हाउसेस भी एकर्स में पड़े हुए, वो भी ये खत्म नहीं कर सके। प्राइम मिनिस्टर हाउस तो बड़ी बात है, वो इनके बस की बात नहीं है। ये ऐसे ही छोड़ते रहते हैं। कोई सेनेटर ज्ञान चंद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जी नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है पीटीआई की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा गजाला सैफी साहब। गजाला साहब फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत ने कहा है जी कि नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए आप लोग तैयार हैं, और उनका बड़ा शदीद रद्दअमल है मुस्लिम लीग नून का कि वो इस तरह मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो आप वाकई समझते हैं कि कोई बातचीत के हवाले से हुकूमत भी संजीदा है? हुकूमत तो संजीदा है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और मौजूद भी हैं। तो अगर ये बात कह दी तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपस में तफरका है और बर्दाश्त नहीं किया जा रहा चचा को। ये आपस में ये जो दो कजिन्स हैं इनकी लड़ाई है जिसमें ये दो भाई मारे जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस कदर खुल के ये क्यों सामना कर रही है मरियम, और क्या दिखाना चाह रहे हैं दूसरों को। एक तरफ तो ये ताकतवर बनना चाहती है, दूसरी तरफ अपने ही रूट्स को और अपनी ही जड़ों को कमजोर कर रही हैं। ये मेरे से समझ नहीं आ रही है मुझे ये बात। पाएगा जी इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है उनके नामों के हवाले से आप समझते हो कंसेंसस हो पाएगा? दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी अभी अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं, इख्तलाफात हैं, तो क्या कोई आगे बातचीत की कोई मुस्बत नताइज निकल सकते हैं? देखिए, हमेशा से ये बात होती रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है और तमाम पार्टीज ये चाहती हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। तो जब पार्टी एक जो जमात इस वक्त साहिब इख्तियार है और हुकूमत में है और वो चाहती है कि इस कंसेंसस पे आए और सब मिलके फैसला करें और बताएं कि भाई ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत
इम्पोर्टेंट हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी कुछ जगहों पे पाकिस्तान की इस्तेमाल बहुत अहम है, क्योंकि जो इतनी बड़ी आबादी का जो जब इलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें कई दफा और हर दफा यही बात होती है कि धांधली हुई है। तो धांधली का लफ्ज इलेक्शन की तारीख से मिटाने के लिए जरूरी है कि रिफॉर्म्स आए। अगर रिफॉर्म्स कोई लाना चाहता है और सीरियस है इस मामले में, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ही क्यों ना हो, उन्हें चाहिए कि वो बैठें और इसका फैसला करें, क्योंकि ये फैसला पार्टियों के दरमियान नहीं हो सकता, ये आवाम के लिए है, लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए है, बड़ी आबादियों के लिए है, ताकि कल जो वो गुत्थम गुत्था होती हैं दो पार्टीज और झगड़ा होता है कि जी फैसला सही नहीं हुआ, उसका सदेबाप किया जा सके। अच्छा, ये मैडम बताएगा कि मुआशी बेहतरी में दावों के बावजूद महंगाई में जो इजाफा है रोज बरोज, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं सामने, तो इसमें काफी तजाद नहीं? आप क्या समझते हैं? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान सबसे चीपेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान चीपेस्ट है, सबसे सस्ती कंट्री है। आप देख लीजिए दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके कि पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो दुनिया से अभी भी कम है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अवाम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आटे की कीमत जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी वही रहनी चाहिए। जब हमेशा से आप देख लीजिए जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं एक सिक्के में इतना कुछ आ जाता था और इतना गोश्त आता था और इतना अना आ जाता था, और वो कई 100 रुपयों और हजारों रुपयों में खर्च हो रहा है। पहले का हिसाब किताब कुछ और था। ये जरूर है कि महंगाई तो होती है वक्त के साथ, मगर ये जो गुर्बत से नीचे होने वाली बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद कफील हों, अपने अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करें, अपने अपने गाय भैंसे पालें, एग्रीकल्चर सेक्टर में आए और चीजों में अपना इस्तेमाल करें अपनी एनर्जीज को, ताकि जो बर्डन है ओवर एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, उससे गवर्नमेंट निकले और लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकें। ये बताएगा कि ये जो कोरोना की चौथी वेव है और अब एनसीएसी ने दोबारा जो कोरोना पाबंदियां, लॉकडाउन, उसके नफाज के फैसले किए, लेकिन कारोबारी बिरादरी, बिजनेस कम्युनिटी और दीगर आम लोगों को बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है कि इससे और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो आप वाकई समझते हैं कि हुकूमत को कोई ये पाबंदियां नरम करनी चाहिए? आपका क्या है इस हवाले से, क्या रद्द-ए-अमल है? हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि कंप्लीट लॉकडाउन हो, मगर जब ये बीमारी बढ़ेगी और हाथों से अगर निकल गई बीमारी और कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर आपके पास अस्पताल 2 दिन में नंबर उनका डबल नहीं हो जाएगा। लोग जो हैं वो सड़कों पे मरने से बचाना है, तो एक स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो पहले भी अपनाई गई और अभी भी अपनाई जाएगी और अपनाई जा रही है, ताकि बेहतर माहौल में लोग काम भी कर सकें। और अगर मामला बीमारी की औसत तक जा रहे हैं, ये पैंडेमिक जो है वो इंसानों को मार दे, तो उसको बचाना होगा मरने से। मगर ये जो माशी हालात हैं उनको किसी भी तरह से फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसको सॉल्व किया जाए और लोगों को बंद किया जाए। मगर अगर ये बढ़ जाती है बीमारी और इसकी जो नंबर्स आ रहे हैं वो ज्यादा हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को और नंबर्स को कम किया जाएगा कि जो सड़कों पे और बाजारों में नजर आ रहे थे। तो दूसरा ये फरमाएगा गजाला साहब कि सिंध और वफाकी हुकूमत एक बार फिर आमने सामने ये कोरोना की जो लॉकडाउन है इसकी पाबंदी इस हवाले से, तो क्या बुनियादी क्या इख्तलाफी इश्यूज है सिंध और वफाक के दरमियान? देखिए, असल बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना, और क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को इख्तियार दिए जा चुके हैं, इसलिए सूबे को इख्तियार है अपने सूबे के बारे में, मगर वो कोई अनहोना और वखरा और अजीब फैसला नहीं कर सकते। उनको नेशनल जो एक प्रोग्राम है और फेडरल प्रोग्राम के अंदर चलते हुए उसी तरह से काम करना चाहिए, और कोई तजाद क्रिएट करने का वजह कुछ नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकली अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम बड़े पावरफुल हैं और हम जो चाहेंगे करेंगे। बेशक आप अपने प्रोविंस में कीजिए काम, मगर इस तरह से आप फेडरल गवर्नमेंट की जो सही
नताइज जिससे निकले हैं जिन पॉलिसी से और जिस तरीक़ा कार से NCOC के, उसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ना लोगों को नुकसान हो, ना इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ें और ना अस्पताल भरें। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए एक सहल तरीके से एक तवाज़ुन के साथ एक फैसले करने की ज़रूरत होती है और वही करना चाहिए। इसमें ये हर वक्त खड़े हो जाना और लड़ना बढ़ना कोई सोल्यूशन नहीं लेकर आता, बल्कि लोगों को कंफ्यूज करता है और उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो खुदारा ये मैं अपील करती हूँ सिंध की हुकूमत से कि वो जरा जिम्मेदारी का सबूत दें और अवाम को गुमराह करने से बचा लें। के एक सवाल है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसकी जो चेयरपर्सन है नीलूफर बख्तियार साहबा, उनको चेयरपर्सन बनाया गया, तैनात किया गया, लेकिन अपोजिशन की जो जमातें उससे तलक रही है, खवातीन काफी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था कि वो कहते हैं जी कि ये कानून की खिलाफ वर्जी और कवानीन से हट के उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि आपकी पार्टी से उनको तलक है, बाकी समझती है मुरवजा जो कवानीन है उनको सामने रखते उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। देखिए, पूरी कोशिश की जाती है कि मुरवजा कवानीन के थ्रू ऐसे इम्पोर्टेंट फोरम्स पे जो तैनात लोग किए जाएं उनको सही तरह से सही लोग हों। और मेरे ख्याल में नीलूफर बख्तियार जो हैं एक बेहतरीन और मौजूद शख्सियत हैं इस पोजीशन के लिए, और इस पे खवातीन को कोई भी वो नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि वो खवातीन की भलाई के लिए काम करती आ रही हैं। और अब लार्जर पर्सपेक्टिव में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि तमाम खवातीन के लिए वो एक बेहतर किरदार अदा करेंगी नुमाइंदगी के तौर पे। तो मतलब ओवरऑल आप समझते हैं कि जो एम्पावरमेंट है खवातीन की, उस हवाले से जो लेजिस्लेशन है, हुकूमत के इक़दाम है, आप उससे मुतमईन हैं? कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही फैसला हुआ है और नीलूफर बख्तियार जो है वो बड़ी वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है और मेरे ख्याल में उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है लोगों के साथ, खवातीन के साथ काम करने का और डेवलप करने का, बेहतर मनसूबाबंदी करने का। तो आप देखेंगे फ्यूचर में कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक इनका तयन किया गया है, इनको पोजीशन पे रखा गया है और बेहतर नताइज नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया गुजारा साहब, मेंबर नेशनल असम्बली, आपको तल्लक है PTI से और खवातीन इशूज़ के हवाले से आप बड़ा फ़आल और मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं। मुख्तलिफ इशूज़ पे आपसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम बहुत पहले का वक्त खत्म होता है। अपने मेज़बान मलिक मंजूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।